Hi everyone, welcome back to Geek Side, a channel of learning and imparting knowledge. ज़ोहर मीर फास्ट रीडर सीरीज चल रही है। आज हमारा यूनिट 6 है जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैकर। इसमें कौन कौन सा चैप्टर इन्होंने मेंशन किया है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के दो चैप्टर जो है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस बुक में उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखा गया तो इसके यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते। पहले तीन चैप्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या लिखा गया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के रिलेटेड क्या लिखा गया है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल एक्चुअली लाई गई ये 1992 में लाई गई। उस टाइम पे किसकी सरकार थी? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। तो ये दो पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ये जो बिल लाई गई थी फिर इसको रेटिफाई कब किया गया? 24 अप्रैल 1993। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज डे बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस 3 पॉइंट याद रखने हैं। 1992 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जब 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया, दिसंबर का महीना था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। फिर दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, यानी कि अगला साल 1993। तो 24 अप्रैल 1993 को ये रेटिफाई किया गया और 24 अप्रैल बन गया पंचायती राज डे। इस तरह से आ जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या मिलता है? उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है। इसकी वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसमें पंचायत रखे गए हैं। तो ये है सारी कहानी इससे रिलेटेड जो कि जिससे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? ग्राम सभा के बारे में क्या लिखा गया? ग्राम सभा का ऑल एलिजिबल वोटर्स। ग्राम सभा तो अभी हमने पिछले पॉलिटी में पढ़ा था, हल्का मजलिस वगैरह, वहाँ पे यानी कि ग्राम सभा में सारे एलिजिबल वोटर्स आते हैं जो कि वोटिंग कर सकते हैं। 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल या तहसील लेवल भी बोलते हैं कोई, या और पंचायत लेवल, जिसको इंटरमीडिएट को यहाँ पे पंचायत समिति बोला गया है, यानी कि ब्लॉक लेवल, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायत यानी कि विलेज लेवल पे इसको 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। However, a state having a population of less than 20 lakh may not have constitutional panchayats at intermediate level. लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसी होगी जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी, वहां पे इंटरमीडिएट लेवल नहीं रखते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस किए गए हैं, यानी कि लोग चुनते हैं, लोग वोटिंग करते हैं, वही डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब है। नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन। वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखी गई है 1/3। ये इससे पहले भी हमने पढ़ा है, 1/3 रिजर्वेशन है। द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड फॉर 50% रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत्स। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ड्यूरेशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो कि पैसा वगैरह देगी, इनको फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ताकि ये अपने फंड्स वगैरह देखेंगे हमें कैसे क्या चलाना है। बार ऑन इंटरफेरेंस में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते इनके इलेक्टोरल मैटर्स में, इलेक्शन वगैरह में। तो ये सब आमतौर पर पता होना चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल का होगा, ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ए मिड टर्म इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स। अगर सस्पेंड हो जाएगी तो उस टाइम पे सुपरसीड हो जाएगी तो 6 मंथ्स के अंडर इलेक्शंस होने चाहिए। अगर कहीं पे पंचायत नहीं होगा तो वहाँ पे इलेक्शंस करने के लिए 6 मंथ्स का टाइम दिया गया है। 11th शेड्यूल इसकी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। किससे? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से 11th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसमें पंचायत मेंशन किया गया है। उस में क्या है? 29 आइटम्स है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले 2-4 पॉइंट्स जो मैंने बोला कि 24 अप्रैल को रेटिफाई किया गया, 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया, 1993 में रेटिफाई किया गया, 24 अप्रैल हमारा पंचायती डे बन गया। ये 2-4 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं, ये अगला चैप्टर है। अगर आपको इससे रिलेटेड देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या क्या आता है, कौन कौन से पॉइंट्स है, 17 गोल जो रखे गए हैं, तो आप वीडियो लेक्चर देखिए प्लेलिस्ट में जाके। वो मैंने देखा है कि बताया है कि वहाँ पे कैसे आप याद रखोगे। इससे रिलेटेड यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1987, पॉपुलरली नोन एज ब्रंडलैंड कमीशन, यानी कि ये किसका, कहाँ से आ गए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ब्रंडलैंड कमीशन से आ गए। डिफाइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट
कंप्राइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब क्या है कि हम तरक्की करें, प्रेजेंट में जो हम लोग रहते हैं हम तरक्की करें लेकिन फ्यूचर को खतरे में ना डालें, जो आगे की जनरेशन है उनके लिए भी कुछ रखे। फिर हो गई 1992 में रियो अर्थ समिट। रियो मतलब ब्राज़ील में रियो दी जेनेरो सिटी है, वहाँ पे समिट एक होगी, इसलिए इसको रियो अर्थ समिट बोला जाता है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड ए समिट थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द रियो समिट वाज द अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन बन सकता है जो कि यूपीएससी में भी पूछा गया है, ये रियो अर्थ समिट से रिलेटेड है। ए प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ए लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल लेवल, यानी कि ग्लोबल लेवल, नेशनल लेवल, हर किसी लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है। डेवलपमेंट करनी है लेकिन सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर को खतरे में नहीं डालना है, इसका मतलब यही है। एक्चुअल में ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इससे पहले क्या चल रहा था, इससे पहले चल रहा था मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसी को फिर 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का ये बताया गया है कि अब इसका नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे। SDG केम इनटू फोर्स ऑन 1 जनवरी 2016 आर एक्सपेक्टेड टू अचीव बाय 30 दिसंबर 2030। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब फोर्स में आ गए, 1 जनवरी 2016। गोल को अचीव करने का टाइम पीरियड या टारगेट क्या रखा गया, 31 दिसंबर 2030। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, इसको आप हाईलाइट कीजिए। और एजेंडा 21 रियो दी जेनेरो उसको और बर्टलैंड कमीशन, उन 3-4 चीज़ों को आपको हाईलाइट करना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो 17 गोल्स दिए गए उनके बारे में बताया गया है। ये कैसे याद करें उसके लिए आप वीडियो देखिए, वो 5-8 मिनट का होगा, जल्दी आपको याद हो जाएगी। पहला गोल किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड। सारी लाइन आप याद नहीं कर सकते, आपको एक वर्ड याद रखना है अगर आपको याद करना है। गरीबी से रिलेटेड पहला गोल है। दूसरा गोल किससे रिलेटेड है, हंगर से रिलेटेड, यानी कि भूख से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। तीसरा गोल किससे रिलेटेड है, हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग एट ऑल एजेस, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड। पहला गरीबी, दूसरा भूख, तीसरा हेल्थ। चौथा एंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन, तो एजुकेशन से रिलेटेड 4th गोल है। अब हम देखेंगे 5वां गोल, जेंडर इक्वालिटी। 6th गोल वाटर एंड सैनिटेशन। 7th गोल अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, तो एनर्जी आपको याद रखना है, सिर्फ एनर्जी। 8th गोल किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, यानी कि नौकरी और डिसेंट वर्क से रिलेटेड है। 9th गोल किससे है, टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट को साफ ठीक ठाक रखना है, तो इससे रिलेटेड। 10th गोल किससे रिलेटेड है, सेफ, रेजिलेंट एंड मेक सिटीज, सिटीज से रिलेटेड, सिटीज को ठीक ठाक करना है। 11th गोल किससे रिलेटेड है, इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, इनइक्वालिटी से रिलेटेड, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, तो इससे रिलेटेड 11th गोल है। उसके बाद कौन सा गोल है, 12th गोल रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इनोवेशन से रिलेटेड 12th गोल है। 13th गोल किससे रिलेटेड है, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न, यानी कि खर्च कैसे किया जाए और प्रोडक्शन कैसे किया जाए। 14th गोल किससे रिलेटेड है, यूज ऑफ ओशियन, सीज एंड मैरीन, यानी कि वाटर से रिलेटेड, जो मैरीन रिसोर्सेज है उनसे रिलेटेड, ओशियन, समंदर वगैरह उनसे रिलेटेड है। 15th गोल किससे रिलेटेड है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी कि लैंड से रिलेटेड। 14th है वाटर से रिलेटेड, 15th है लैंड से रिलेटेड, जिसमें सब कुछ आता है। डेजर्टिफिकेशन खत्म करनी है, लैंड डिग्रेडेशन खत्म करना है, सस्टेनेबल मैनेज फॉरेस्ट्स करने हैं, इकोसिस्टम को बचाना है, ये सब इसमें आता है। 16th किससे रिलेटेड है, प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एंड बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस एट ऑल, तो इंक्लूसिव सोसाइटीज आपको यहाँ पे याद रखना है। लास्ट किससे रिलेटेड है, ग्लोबल पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो ये थे 17 गोल्स जो आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, इसके लिए मैंने क्या कहानी बनाई है वो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बुक में देखा कि आप किस किस टर्म को याद रख सकते हो, क्योंकि सारी लाइनें आपको याद नहीं हो सकती। इसके बाद इंडिया में देखेंगे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको चलाने के लिए क्या करना है, कैसे किया जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारी इंडिया में किसको है, नीति आयोग को। यहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कौन देख रहा है, नीति आयोग।
और इससे रिलेटेड जो इंडेक्स वगैरह देखेगा वो कौन देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विल डेवलप इंडिकेटर्स रिलेटेड टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूएनए ग्लोबल लेवल पे ये काम किसको दिया गया है, यूएनए ये काम किसको दिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। आपको ये बताना है ये जो SSDN इसका हेड कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इसका तीसरा चैप्टर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। सबसे पहले कौन सी स्कीम है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसका मकसद क्या था, एक तो आपको ये बताना है कि स्कीम्स का ये कब इंट्रोड्यूस की गई, ये कब लागू की गई, 28 अगस्त 2014 ये इंट्रोड्यूस की गई। और इसका मकसद क्या था, 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन होने चाहिए इस स्कीम के अंडर, यानी कि ये बैंक से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है। तो इतना ही आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव्स इसके यही थे, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बैंक अकाउंट्स खोलने ताकि हर किसी को बैंकिंग से रिलेटेड उस तक ये सहूलियत पहुंच जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, से गर्ल चाइल्ड एडुकेट गर्ल चाइल्ड, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, जनवरी 22 2015। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मकसद तो सबको पता ही होना चाहिए कि जो हम बहुत सारे फैमिलीज ऐसी होती है जो देखते हैं गर्ल चाइल्ड तो उसको मारने की कोशिश करते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये। इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस यही रखना है कि टाइम पीरियड इसका कब आई गई है, इंट्रोड्यूस की गई। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया मतलब नई कंपनी जो स्टार्ट करते हैं उनसे रिलेटेड है ये। लाइसेंस राज को ख़त्म करने का मकसद था यहाँ पे, तो स्टार्टअप इंडिया इसी से रिलेटेड है। बैंक फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप वेंचर्स, आपको बस इसको हाईलाइट करना है। स्टार्टअप वेंचर्स नए बिजनेसमैन को इससे फ़ायदा होना चाहिए, बस इतना ही है। रूरल इंडिया वर्जन ऑफ स्टार्टअप इंडिया, जो इसका विलेजेस के लिए जो स्टार्टअप इंडिया का स्कीम है उसका नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय स्वानी योजना। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे जो इसका रूरल वर्जन है स्टार्टअप इंडिया का, वो इसको ये रखा गया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला किससे रिलेटेड है, यह है बिलो पॉवर्टी लाइन को LPG गैसेस देने के लिए, कितने 5 करोड़ इनको देने थे, 5 करोड़ LPG कनेक्शंस टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग BPL कस्टमर्स, तो ये इसका मकसद था। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना यहाँ पे बताया गया है। मुद्रा लोन योजना में क्या बोला गया है, मुद्रा का मकसद फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन सेट अप गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू माइक्रो यूनिट्स। माइक्रो यूनिट्स को रिफाइनेंसिंग कैसे की जाए, उनको कैसे पैसा दिया जाए, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी लोन वगैरह की तो उनके लिए क्या किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, 3 कैटेगरीज बनाए गए हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु के अंडर क्या किया जाएगा, रुपीज़ लोन्स अप टू 50,000, 50,000 तक किस में दिया जाएगा, शिशु कैटेगरी में 50,000 तक लोन दिया जाएगा। और 50,000 से लेके 5 लाख तक किस कैटेगरी में आता है, किशोर कैटेगरी में। और 5 लाख से 10 लाख तरुण कैटेगरी में आता है। तो ये है लोन कैटेगरीज, इस ये जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेक इन इंडिया में क्या आता है, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम जो बना रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वेपन है चाहे कोई भी चीज़ है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए हम कुछ ऐसे बिजनेस यहाँ पे बढ़ाएंगे, वेंचर बढ़ाएंगे ताकि हम खुद से प्रोडक्शन कर सके। उससे क्या होगा, यहाँ पे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा तो हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं, इंपोर्ट हम कम करें। मेक इन इंडिया का मकसद वही है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो होते हैं जो कि जैसे रेडी वाले वगैरह, उनको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोला जाता है, जो कि जिनके पास जो कि बुक में नहीं आते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कंट्री की बुक में होती है कि हाँ ये रजिस्टर्ड है, इनकी इनकम देखी जाती है, GDP में उनको इंक्लूड किया जाता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पता ही नहीं होता है। मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 18 ईयर्स, और मैक्सिमम क्या है, 40 ईयर्स, ये पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट पेंशन वुड बी 60 ईयर्स, किसने
एग्जिट एंड स्टार्ट ऑफ पेंशन कब से होगा? 60 साल के बाद। सेंट्रल गवर्नमेंट वुड आल्सो कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹1000 पर एनम विच इज़ लोअर, यानी कि या तो 50% का कंट्रीब्यूट करेंगे या 1000 पर एनम, ये सेंटर का इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसके बाद दूसरी स्कीम है प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना। जन सुरक्षा बीमा योजना किससे रिलेटेड है? एक्सीडेंट से रिलेटेड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड। थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बस ज़्यादा याद नहीं रखना है। इसकी एज क्या है? 1870 के बीच की इसकी एज रखी गई है, बस इतना ही याद रखना है, एक्सीडेंट से रिलेटेड है ये। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका डेट मैं इस बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे डेट नहीं लिखा गया। तो कृषि सिंचाई योजना किससे रिलेटेड है? यह इरिगेशन पर्पज से रिलेटेड, ताकि फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। और इसका यहाँ पे एक जो कि पूछा जाता है, एनहांस क्रॉप पर ड्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि जितना पानी गिरे उससे फ़ायदा हो, उससे इरिगेशन और ज़्यादा हो, ताकि पानी ज़ाया ना हो जाए। इसका मकसद एक्चुअल में यही है। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया का मकसद क्या है? यानी कि यहाँ के यूथ जो है, चाहे एडुकेटेड अनएडुकेटेड हो, उनकी स्किल डेवलपमेंट बढ़ जाए। यहाँ का मकसद है कि टू ट्रेन ओवर 40 करोड़ पीपल इन इंडिया इन डिफरेंट स्किल्स। बहुत सारे स्किल्स हैं, उनको 40 करोड़ लोगों को इस स्किल में इंट्रोड्यूस कर सके। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन आता है, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल लोन स्कीम, ये सारे स्किल इंडिया में आते हैं। इसके अंडर बहुत सारे, जैसे वो कंप्यूटर कोर्सेज करवाते हैं या दूसरी चीज़ें सिखवाते हैं, ये इसके अंडर आता है। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना किससे रिलेटेड है? सेविंग स्कीम टारगेटेड एट द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन, ताकि जो गर्ल चिल्ड्रन के माँ बाप हैं उनकी से रिलेटेड है, ताकि वो आगे जाके कुछ पैसा जमा कर सके, ताकि उनके फ्यूचर एजुकेशन या उनकी मैरिज एक्सपेंसेस इससे पूरे हो सके। एजुकेशन और उनकी मैरिज के लिए लॉन्च की गई। इट वाज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ये उसी से रिलेटेड था, यानी कि उसी का पार्ट था ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डिजिटल इंडिया नाम से पता चलता है कि डिजिटाइजेशन इंक्रीज किया जाए, बस इसका आपको डेट याद रखना है, वो आप इंटरनेट से देख लीजिए, हम इस बुक के हिसाब से फिलहाल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भारत निर्माण योजना, भारत निर्माण योजना का मकसद क्या था? ये कब इंट्रोड्यूस की गई? दिसंबर 16, 2005 की स्कीम है ये। 6 मेन सेक्टर्स कवर्ड अंडर दिस स्कीम क्या है? इसके अंडर आता है इरिगेशन, रोड्स, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल कम्युनिकेशन, यानी कि सब कुछ करना है हमें। स्टेप टुवर्ड्स विलेज, यानी कि गाँव को ठीक ठाक करना है, उसमें हमें इरिगेशन भी ठीक करना है, रोड्स भी ठीक करना है, घर भी ठीक करना है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हमें ठीक करना है। इसलिए भारत निर्माण योजना इसको रखा गया है नाम। अंत्योदय अन्ना योजना, अंत्योदय अन्ना योजना कब इंट्रोड्यूस की गई? लॉन्च ऑन दिसंबर 25, 2000 में लॉन्च की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ सकती है। इसमें क्या दिया गया है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ 10 मिलियन पुअरेस्ट ऑफ पुअर, यानी कि गरीबों से भी गरीब, आमतौर पर जिसको हम बोलते हैं गरीब, उससे भी गरीब अगर होगा कोई, यानी कि बीपीएल से भी लो अगर होगा कोई, उनके 10 मिलियन लोग उनके ऐसे निकालने हैं, जिनको हम क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग देम विद 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर फैमिली पर मंथ, यानी कि एक फैमिली जो ऐसी होगी अंत्योदय में, यानी कि गरीब से भी गरीब, उनको 35 kg ग्रेन देंगे, जिसमें क्या होगा? वीट का रेट पड़ेगा 2 पर kg एंड राइस का 3 रुपीज़ पर kg, यानी कि चावल उनको 1 kg 3 रुपये पे मिलेगा और वीट उनको 2 रुपये पे मिलेगा। पर मंथ कितना मिलेगा? 35 kg। सर्वा शिक्षा अभियान, तो ये किससे रिलेटेड है? 2001 में ये रिलेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑल 6 to 14 आर चिल्ड्रन इन स्कूल बाय 2003, 2003 तक सारे बच्चे इसमें होने चाहिए। 6 to 14 आर एज चिल्ड्रन कंप्लीट 5 ईयर प्राइमरी एजुकेशन बाय 2007, ये इसके गोल्स है। यानी कि 2003 में सारे बच्चे स्कूल्स में होने चाहिए, 2007 तक वो प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म करने चाहिए और 2010 तक वो 8th क्लास ख़त्म करना चाहिए। फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना है, ये याद रखना है। इसके बाद है अन्नपूर्णा योजना, बस इनसे रिलेटेड दो चार स्कीम है, इनका डेट याद रखना है। ये कब की स्कीम है? 1990 की। इसमें क्या किया जाएगा
10 kg फूड ग्रेन टू सीनियर सिटीजन्स, जो सीनियर सिटीजन्स है उनको 10 kg फूड ग्रेन दिया जाएगा। लेटर इट वाज एक्सटेंड टू कवर दोज पीपल आल्सो हु गेट ओल्ड एज पेंशन। फिर आगे जाके क्या किया गया, जो ओल्ड एज पेंशन लेते हैं उनको भी ये एक्सटेंड की गई। तो इसके बाद और कुछ स्कीम्स है वो भी देखते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम तो हर किसी को पता होगा, 1995 की ये स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, एक्चुअल में इसका ये नाम था, फिर इसको पॉपुलरली मिड डे मील स्कीम बोला गया। ये पूछा जा सकता है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन का दूसरा नाम क्या है, या मिड डे मील स्कीम का दूसरा नाम क्या है, और इसका डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबको पता है मिड डे मील स्कीम में क्या किया जाता था, बच्चों को दोपहर का खाना खिलाया जाता था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एमजी मनरेगा जिसको बोला जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यानी कि मजदूरों को एक साल में 100 डेज का काम दिया जाएगा, ये इसका मकसद था। ये कब लॉन्च की गई, 2005 में, अगस्त 2005 सॉरी। द ऑनगोइंग प्रोग्राम्स ऑफ संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वर सबस्यूम्ड विद इन नरेगा, यानी कि ये जो स्कीम थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना या नेशनल फूड फॉर प्रोग्राम, ये इसी में सबस्यूम की गई, यानी कि फिर एक ही स्कीम बनाई गई, मनरेगा। ये किसकी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका द लॉ वाज इनिशियली कॉल्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, पहले एम इसमें नहीं था, फिर पहले नेशनल रूरल इसका नाम रखा गया था, फिर महात्मा गांधी, बट वाज रीनेम्ड ऑन 2 अक्टूबर 2009। ये पूछा जा सकता है इसका नाम कब चेंज किया गया, या इसका पहला नाम क्या था। तो मनरेगा का पहला नाम क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका मकसद यही था कि 100 डेज का काम दिया जाएगा मजदूरों को। अमेजिंग फैक्ट क्या है, इन अराउंड 14th सेंचुरी ओवर 2000 कुक्स फ्रॉम समरकंद माइग्रेटेड टू कश्मीर। समरकंद ये जो सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एरिया, समरकंद उसी सेंट्रल एशिया का पार्ट है, वहाँ से 2000 कुक्स आ गए कश्मीर में, जो आजकल यहाँ पे वाजा के नाम से जाना जाता है, और वही वाजवान बनाते हैं कश्मीर में, यानी कि कश्मीरी कुक जो वाजवान बनाते हैं और उसको वाजा बोलते हैं। एक दो स्कीम्स और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना, नाम से ही पता चलता है हाउसिंग से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड। इंदिरा आवास योजना स्कीम ऑपरेटिंग सिंस 1985, वेरी इंपॉर्टेंट, डेट याद रखना है और किससे रिलेटेड, आवास से ही पता चलता है हाउसिंग से रिलेटेड है। जनानी सुरक्षा योजना, तो वुमेन से रिलेटेड होगी ये, स्पॉन्सर्ड, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एम्ड एट रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि औरतों को अच्छा उनके जो बच्चे मर जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, वो उसको ख़त्म करना है, उसको कम करना है, उससे रिलेटेड है। इसका टाइम पीरियड क्या है वो आप देख लीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्टेड अप्रैल 1990 की ये बात है। इसमें क्या आता है, माइक्रो एंटरप्राइज इन द रूरल एरियाज इम्जा एस्टेब्लिश है, यानी कि जो गाँवों में है माइक्रो एंटरप्राइज बढ़ जाए, वहाँ पे भी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज स्टार्ट की जाए, उससे एम्प्लॉयमेंट गेन हो जाएगा वगैरह, और लाइवलीहुड ठीक हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये 2001 की बात है। इसका गोल क्या है, गाँव में प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, हाउसिंग, रूरल रोड, ड्रिंकिंग वगैरह ये सारा ठीक करना है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में एडेड एज एडिशनल कंपोनेंट फ्रॉम 2001-2002, फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें शामिल किया गया। इसके कंपोनेंट्स की जो छोटी छोटी स्कीम्स है वो क्या है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, यानी कि अलग अलग। फिर ये तो कॉमन सेंस है, जो रोड से रिलेटेड है वो अलग डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, उसके लिए अलग स्कीम होगी, पानी के लिए अलग स्कीम होगी, और दूसरी चीज़ों के लिए अलग स्कीम होगी। अब है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सितंबर 25, 2001 की बात है। और इसमें क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना मर्ज किए गए, फिर उससे बन गई संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ताकि रोजगार बढ़ जाए।
Earlier Jawahar Rozgar Yojana, which was started in 1989, was merged with Jawahar Gram Samriddhi Yojana. तो इसका मकसद यह है कि रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए बस। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, पहले था ग्रामीण अब है शहरी, यानी कि शहर का रोजगार बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए। 1997 की बात है ये। तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका मकसद क्या था? 3 दिसंबर 2005 की बात है ये। स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, शहर से रिलेटेड है तो अर्बन मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड होगा। इसके गोल्स क्या थे या इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंट, इक्विटेबल एंड रिस्पॉन्सिव सिटीज़, यानी कि वही सब कुछ सिटीज़ को ठीक करना है, बेसिक लाइवलीहुड ठीक करना है। रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन म्युनिसिपल गवर्नेंस, जिसमें फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, जिसमें म्यूनिसिपलिटीज़ आती है, वो सब इसमें आता है। तो इससे लास्ट स्कीम एक है जो कि है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कब आ गई? जून 3, 2011, जून 3, 2011। वॉज लॉन्च इन राजस्थान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बनसारा। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई या कहाँ पे लॉन्च की गई? राजस्थान के बनसावरा 2011 में। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। एस्टिमेटेड 7 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन रूरल एनहांस देयर लाइवलीहुड, ताकि फिर जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाते हैं वो फिर जो गांव की औरतें होती है उनको लोन देते हैं ताकि वो छोटा काम स्टार्ट कर सके, अपनी लाइवलीहुड बना सके, इससे उनको फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे अमेजिंग फैक्ट एक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। रिवर जहलम जो है इसको हाइडास्पिस के नाम से जाना जाता है ग्रीक में, क्योंकि बैटल ऑफ हाइडास्पिस 2326 में हुआ था अलेक्जेंडर और किसके बीच? अबीसारिस के बीच। रिवर वायर ही डिफीट द किंग पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई होती है और अबीसारिस अलेक्जेंडर को मदद करता है, सॉरी पोरस को मदद करता है, फिर अलेक्जेंडर को वो इसको जुर्माना देना पड़ता है। ये जो एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ये है कि ये जो एग्रीकल्चर है ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 16% ऑफ टोटल जीडीपी एंड 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में से 10% जो हम टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 10% एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आता है। बाकी ये जो नीचे लिखा गया है इससे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की चांसेस नहीं है। यहाँ पे बस एक पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये वाला पॉइंट। आजकल जो कश्मीर में जो हमाम्स यूज़ किए जाते हैं, सर्दी में जो हमाम्स यूज़ किए जाते हैं, वो कहाँ से आ गए, किसके टाइम पे स्टार्ट किए गए थे? इट वाज द ड्यूरिंग द रूल ऑफ मिर्ज़ा हैदर दुगलत, ये लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अब ट्रेल ब्लेजर आगे या इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो हम देखेंगे बाकी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट एंटरप्राइज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? रेलवेज, यानी कि सबसे बड़ा बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है? रेलवेज। ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज वन दैट, यानी कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कौन सी होगी जिसमें एम्प्लॉयज होंगे? एम्प्लॉयज मोर हैंड्स, एम्प्लॉयज मोर हैंड्स। द सेकेंड 5-year प्लान गेव प्रायोरिटी टू, पहले प्लान ने एग्रीकल्चर को दे दिया, दूसरे ने हेवी इंडस्ट्रीज को दे दिया, अब हमारी इंडस्ट्रीज बढ़नी चाहिए। इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट कोर इंडस्ट्रीज। 8 कोर इंडस्ट्रीज है जिसमें ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उसमें आते हैं। आबिद हुसैन कमेटी वाज रिलेटेड टू, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आबिद हुसैन कमेटी किससे रिलेटेड है? स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। ये आप याद कर लीजिए सारे, ये इससे आने के चांसेस है। रोरकेला स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द असिस्टेंस फ्रॉम जर्मनी, ये जो रोरकेला स्टील प्लांट है जर्मनी की असिस्टेंस इसको मिली थी। डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू फिनांस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन फिनांस करेगा? सिडबी, सिडबी बैंक है वही फिनांस करेगा। इन इंडिया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब स्टार्ट की? 1991, जिसको एलपीजी बोला जाता है।
जब कौन था, वो आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, एलपीजी रिफॉर्म्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया आर नॉर्मली नोन एज, जो बाहर के यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी में शेयर लेते हैं या डायरेक्टली कोई इंडस्ट्री खोलते हैं। इसके दो टाइप से, एफपीआई, एफडीआई, वो यहाँ पे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पैन स्टैंड्स फॉर, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। हु हैज प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स विद 10 बजट्स, यानी कि सबसे ज्यादा बजट किसने इंट्रोड्यूस किए हैं, वो है मोरारजी देसाई। इसने कितने बजट दिए हैं, 10 बजट्स। ओमकर गोस्वामी कमेटी वाज सेट अप फॉर एग्जामिनिंग द इशू ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस, यानी कि इंडस्ट्रीज में सिकनेस, वो कमजोर हो चुकी है, वो कमा नहीं रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो कमा ही नहीं रहे हैं, उसको एड्रेस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था ओमकर गोस्वामी कमेटी। इसी तरह आबिद हुसैन की कमेटी किससे रिलेटेड थी, माइक्रो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, स्मॉल एंड माइक्रो एंड मीडियम। दैट इज द की चैलेंज फेस्ड बाय स्टार्टअप्स इन इंडिया, फिनांस, यानी कि पैसे की कमी है स्टार्टअप्स में, उनको पैसा नहीं मिल रहा है जिसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाए। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई, सबको पता होना चाहिए। विच स्कीम एनकरेज द कंपनीज टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यानी कि हम अपनी चीज खुद बनाए, हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़े, वो किसका मकसद है, मेक इन इंडिया स्कीम का मकसद है वो। सेकंड, ग्रीन रेवोल्यूशन एम्स एट इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर आउटपुट टू प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब। विच मेथड इज यूज टू मेजर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, आउटपुट मेथड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी से रिलेटेड। दूसरे जो एग्जाम्स है उनमें जो अगर इकोनॉमी कोई सब्जेक्ट है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जीडीपी जो इंडिया में मेजर किया जाता है वो कौन सा मेथड यूज़ करता है, आउटपुट मेथड वो यूज़ करते हैं, क्योंकि इनपुट मेथड भी है, आउटपुट मेथड भी है और दूसरे मेथड भी है। वर्गीज क्यूरियन इज रिलेटेड टू वाइट रेवोल्यूशन, यानी कि दूध से रिलेटेड। वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड। हु एडवोकेट्स द अडॉप्शन ऑफ पूरा मॉडल टू इरेडिकेट रूरल पॉवर्टी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा मॉडल किससे रिलेटेड है, गरीबी को हटाने से रिलेटेड। ये किसका है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पूरा की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बतानी है। इंक्लूसिव ग्रोथ वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान, हर किसी 5 ईयर प्लान का कुछ गोल हुआ करता था कि इन 5 सालों में हमारा टारगेट ये रहेगा। तो जो 11th 5 ईयर प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ किसका टारगेट था, 11th 5 ईयर प्लान का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर पे उसने ध्यान दे दिया। टोटल जो भी अभी तक 5 ईयर प्लान हुए हैं उनके हर किसी के टारगेट थे, यहाँ पे 2-4 दिए गए हैं, वो हमने देखे। तो इस तरह से ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाता है। और लास्ट पे उन्होंने एक कुछ चीज़ लिखा है राफेल से रिलेटेड। कश्मीरी हिलाल अहमद रथर बिकम्स फर्स्ट पायलट टू फ्लाई राफेल फ्रॉम फ्रांस टू इंडिया। ये पहला पायलट बन जाता है जो कि राफेल फ्रांस से लेके यहाँ आता है, यानी कि पहला पायलट टू फ्लाई राफेल। ये कौन है, हिलाल अहमद रथर। इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, कश्मीर का है, यानी कि JNK से रिलेटेड है ये। तो अब अगला यूनिट कौन सा है, अगले यूनिट में हमें पढ़ने हैं नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके रिवाइज कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, बस ऐसे ही रिविजन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए।